इंडिया में जॉब का कल्चर कुछ ट्रेडमिल जैसा चल रहा है। सुबह से शाम तक लोग भाग तो रहे हैं, पर मंजिल का कोई अता पता नहीं है। किसी भी कंपनी के किसी भी पोजीशन पर बैठे किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो कि क्या आपको आपकी कंपनी या आपका काम पसंद है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी को सैलरी की शिकायत है, किसी को लॉन्ग वर्किंग आवर्स की, किसी को रूट टीम लीड या मैनेजर से प्रॉब्लम है, तो किसी को टॉक्सिक इन्वायरमेंट या ऑफिस पॉलिटिक्स की दिक्कत होगी। 1999 में एक फिल्म आई थी, सिर्फ तुम। वैसे तो वो दीपक और आरती की लव स्टोरी थी, पर उसका प्लॉट कुछ यूं था कि दीपक अपनी हाई प्रोफाइल जॉब से खुश नहीं था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और ऑटो चलाने लग गया। तब ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। तब लगा था कि भाई कुछ भी दिखा रहे हैं, ज़्यादा पैसा मतलब तो खुशियाँ ही होती हैं, कोई दुखी कैसे हो सकता है। जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो वो सब करूंगा जो चाहता हूँ। अच्छी नौकरी होगी, अच्छे पैसे कमाऊंगा, जो मन में आए वो करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ख्वाहिशें पूरी करूंगा। पर जैसे ही बड़ा हुआ, ख्वाहिशों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली, और जिन सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी नौकरी का ख्वाब देखा था, वो सपने कहीं गायब से हो गए। अब मेरे दोस्तों को लगता ज़रूर है कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, पर उन्हें क्या पता कि मेट्रो सिटीज़ के खर्चे, एजुकेशन लोन की ईएमआई और घर के खर्चे जोड़ने के बाद ना तो पैसे बचते हैं, और ना ही दिन भर ऑफिस में वक्त बिताने के बाद समय कि अपने मन का कुछ कर सकें। एंड आई एम श्योर आप सब भी कुछ ऐसा ही फील करते होंगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से एक सवाल आता है, कभी सोचा है कि हम काम क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसों के लिए, या फिर कुछ और भी है जो हमें हर सुबह उठने और काम पर जाने के लिए मजबूर करता है? रमेश, जो कि एक फैक्ट्री में वर्कर है, 12 घंटे काम करता है, घर आके अपनी बेटी को पढ़ाता है। उसका सपना है उसकी बेटी को डॉक्टर बनाने का, पर उस सपने की कीमत है दिन भर की थकान, छुट्टी ना मिलना और कभी कभी एक वक्त की चाय पर गुजारा करना। दूसरी तरफ आकाश है, एक डिलीवरी बॉय जो हर दिन 25 से 30 डिलीवरीज करता है, कभी धूप, कभी बारिश और कभी ट्रैफिक के बीच। वो सिर्फ एक गोल के लिए काम कर रहा है, अपनी माँ के दवाइयों के बिल भरने के लिए। उसके दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे होती है और खत्म रात के 10 बजे। सुस्मिता, जिसने अपनी पढ़ाई एक बड़े एमबी कॉलेज से करी है, जो अभी एक रिलेशनशिप मैनेजर है देश के सबसे बड़े बैंक में, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाती है, पर उसे छुट्टी नहीं मिल पाती। छुट्टी के नाम पे बस संडे रहता है, उसमें भी कभी कभी बॉस पेंडिंग काम पकड़ा देता है। आखिर उस पे अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने का प्रेशर भी तो है। रमेश, आकाश और सुष्मिता तीनों अलग अलग स्टेट, अलग अलग भाषा और अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, नॉन स्टॉप काम। ब्लू कॉलर वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गिग वर्कर्स, प्राइवेट जॉब वाले या स्टार्टअप के एम्प्लॉयज, सबका हाल 19-20 का ही है। फर्क सिर्फ काम के नेचर का है, स्ट्रगल का नहीं। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 20% लोग अपनी जॉब से खुश हैं, बाकी 80% लोग बस मजबूरी में काम कर रहे हैं। किसी की फैमिली का प्रेशर, किसी के लोन्स, किसी को अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो लगे हुए हैं। स्टार्टअप्स, ये वर्ड सुन के कितना कूल लगता है ना, टेबल टेनिस, फ्री स्नैक्स, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ सर्विस लेवल पर्क्स हैं, अंदर से वही पॉलिटिक्स, ओवरवर्क और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। सारे स्टार्टअप्स के बीच एक दूसरे की मार्केट छीनने की ऐसी होड़ है जिसके बीच सिर्फ एम्प्लॉय ही पिसरा होता है। स्टार्टअप सेक्टर में एक पॉपुलर टर्म है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। लेकिन स्टार्टअप्स की सच्चाई ये है कि काम के स्ट्रेस में इतनी एनर्जी चली जाती है कि पार्टी के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। डेडलाइंस, टारगेट्स और बॉस की उम्मीदें, एनवायरनमेंट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है, जिससे वर्क एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि साथ में बैठकर फ्री की शराब पीने भी कोई न जाए। नेस्कॉम के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टेक कंपनीज में वर्कफोर्स का 90% मिलेनियल्स और जेनजी हैं। वर्क प्रेशर और हाई कंपनसेशन की वजह से ये लोग जॉब स्विच भी जल्दी करते हैं, जिससे टीम्स ट्रांजिएंट बन गई हैं। हर वक्त नए लोग आते हैं और रिलेशनशिप बिल्डिंग डिफिकल्ट हो जाती है। एक आईटी एम्प्लॉय का दुख सुनो, कोड लिखो, बग्स फिक्स करो, क्लाइंट की फीडबैक सुनो। वीकेंड पर लगता है कि छुट्टी है, पर बॉस का मेल आ जाता है, अर्जेंट चेंजेस नीडेड। इंडिया में 70% प्राइवेट एम्प्लॉयज बर्नआउट के शिकार हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। गवर्नमेंट जॉब्स को इंडिया में एक ड्रीम जॉब माना जाता है, स्टेबिलिटी, पेंशन और ढेर सारी इज्जत। पेंशन तो अब रही नहीं,
स्टेबिलिटी का ये हाल है कि अगर आपको मौजूदा ऑफिस या सीनियर के वर्किंग स्टाइल में सुधार चाहिए हो तो अपना ट्रांसफ़र करवाना होगा। भले ही कोई काम आपके वर्क एथिक के खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा अपने सीनियर्स और कलीग्स के दबाव में। आखिर आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ के करोगे क्या? जो मान सम्मान मिला है समाज में वो तो चला ही जाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ ना चाहते हुए भी पिस रहा होता है। वैसे तो जॉब सिर्फ एक सैलरी के लिए होती है, लेकिन इसका इमोशनल और मेंटल कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिससेटिस्फेक्शन का एक साइलेंट एपिडेमिक चल रहा है। जब तक ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक लिमिटेड नहीं रहती, ये उनके फैमिली लाइफ और हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। आईएलओ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया के उन कंट्रीज़ में सेकंड नंबर पे आता है जहां लोग सबसे ज़्यादा आवर्स काम करते हैं। 51% इंडियन एम्प्लॉयज़ हर हफ्ते 49 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं, जो एक 5 डे वर्क वीक के हिसाब से 10 घंटे रोज़ाना बनता है। एक तरफ भूटान है जहां एवरेज वर्किंग आवर पर वीक 54.4 आवर्स है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हैप्पीनेस लेवल भी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट है। वहीं भारत का एवरेज वर्किंग आवर 46 आवर पर वीक है, बट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक पर आता है। बॉस का इंस्टेंट मैसेज और ईमेल का जवाब एक्सपेक्ट करना स्ट्रेस को डबल कर देता है। दिल्ली के करण शर्मा का कहना है कि उनका टिपिकल दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात के 12 या 1 बजे तक चलता है। लंच और पानी का टाइम भी कभी कभी मिस हो जाता है। पल्लवी झा, जो कि डेल कार्नेगी ट्रेनिंग इंडिया की चीफ हैं, कहती हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स का मतलब है कि कंपनी अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड और जॉब रोल्स बेटर एलोकेट करके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मेडीबडी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 62% इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड बर्नआउट फेस करते हैं, जो ग्लोबल एवरेज 20% का ट्रिपल है। इंडीड के एक रिसर्च से पता चलता है कि 88% एम्प्लॉयज़ को वर्क आवर्स के बाद भी काम से रिलेटेड कॉल्स आते हैं। 85% एम्प्लॉयज़ को पब्लिक हॉलीडेज और सिक लीव्स के दौरान भी काम के कॉल्स आते हैं। 79% एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि अगर वो इन कॉल्स या मैसेजेस का रिस्पॉन्स ना करें तो उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। भारत में आमतौर पर हॉलीडेज के अलावा साल में 30 लीव्स अवेलेबल रहती हैं, 6 दिन के सिक एंड कैजुअल लीव्स और 18 दिन के अर्न लीव्स। पर शॉकिंग फैक्ट ये है कि अराउंड 40% लोग ही इन लीव्स को यूटिलाइज करते हैं। एवरेज इंडियन एम्प्लॉय साल में बस 13 लीव्स अवेल करता है आउट ऑफ 30। वर्क कल्चर को बनाया ही ऐसा जाता है जिससे कि एम्प्लॉयज को हमेशा फोमो रहता है काम को लेकर। आखिर मैनेजर ज़्यादा प्रमोशन उसे देगा जो अपनी नींद उड़ाकर वहां बैठा है, जो अपने हक के लिए यूटिलाइज कर रहा है उसे क्यों देना प्रमोशन। बस यही माइंडसेट लोगों को अपने ही हक की चीज़ लेने से रोकती है। हम सबको सोशल कनेक्शंस की ज़रूरत है, लेकिन लोग 10 से 12 घंटे काम और 2 से 3 घंटे कम्यूट करते हैं। इससे पर्सनल रिलेशनशिप्स और इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता। डॉक्टर SP बोत्रा कहते हैं अगर बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहे तो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस बन जाता है, जो एग्जॉशन और फटीग में बदल जाता है। अगर एक एम्प्लॉय हर हफ्ते एक्स्ट्रा आवर काम करता है तो मंडे मॉर्निंग के बारे में सोचते ही उसे ऑफिस का डर लगने लगता है, चाहे वर्कलोड कम ही क्यों ना हो। स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और रिजल्ट होता है सिगरेट्स एंड अल्कोहल कंजम्पशंस, फैमिली डिस्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज और कुछ केसेस में खुद को खत्म कर लेना। तरुण सक्सेना 42 साल के तरुण बजाज फाइनेंस में काम करते थे। सितंबर 2024 में उन्होंने अपनी जान ले ली। वजह टारगेट मीट करने के लिए सीनियर मैनेजर्स का हद से ज़्यादा प्रेशर। उनके अंतिम खत में लिखा था कि लास्ट 45 डेज से वो सोए ही नहीं है। सौरभ कुमार लाढ़ा 25 साल के सौरभ मैकेंजी में कंसल्टेंट थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई IIT मद्रास और IIM कलकत्ता से की थी। एक रोज़ 10:30 बजे वो अपने घर लौटे और 11:15 पे अपनी बालकनी से कूदकर अपनी जान ले ली। सदाफ फातिमा 45 साल की सदाफ HDFC बैंक में काम करती थी। एक दिन वर्क आवर्स के दौरान वो अपनी कुर्सी से नीचे गिरी और फिर कभी नहीं उठी। उनके कलीग्स ने बताया कि ये सब ओवरवर्क की वजह से हुआ है। पुणे की अना सेबेस्टियन का केस तो सबको पता है ही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2021 में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लगभग 11,500 लोगों ने अपनी जान ले ली। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं
तो हमें ये पता नहीं चलता कि किस मोमेंट पे एक्सीडेंट होने वाला है। रफ्तार बढ़ रही होती है, हम जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं और फिर अचानक से सामने कोई आ जाता है और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ओवरवर्क भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। हर कोई एक्स्ट्रा और काम करने के लिए नहीं बना है, ह्यूमंस को रेस्ट चाहिए। देविका धर्मराज का कहना है कि हम अपने आप को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं जबकि हम एनिमल बॉडीज़ हैं। इंडिया का जॉब कल्चर एक अजीब डिकॉटमी है। एक तरफ मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो एक जॉब की तलाश में हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अपनी जॉब से नफरत करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमेशा से चलता रहा है, नया क्या है इसमें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैदिक टाइम में काम का मतलब था सेल्फ सफिशिएंसी। खेत अपने थे, दूध अपना था और घर के लिए रोटी बनाने का पूरा प्रोसेस अपने हाथ में था। लोग अपने काम को कर्तव्य मानते थे और इसका पूरा संबंध था धर्म और कर्म से। यहाँ काम का लॉजिक सिंपल था, जितना काम करोगे उतना पाओगे। सोशल हायरार्की के हिसाब से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग काम डिफाइंड थे। किसान खेती करते थे, कारीगर हाथों की कारीगरी करते थे, जैसे कपड़ों की बुनाई, पोट्री या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। वैश्य या व्यापारी बिजनेस करते थे। तब काम एक रूटीन था, एक ड्यूटी थी और लोग अपने कम्युनिटी के लिए काम करते थे, ना कि किसी कंपनी के लिए। 600 एडी से 1500 एडी तक इंडिया का काम थोड़ा ऑर्गेनाइज होने लगा। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपने स्किल्स ट्रांसफ़र करने लगे, जैसे एक लोहार या सुनार अपने आर्ट को आगे की जनरेशन तक पहुंचाने लगा। ये चीज़ें एक फैमिली लेगेसी का पार्ट थी। मोस्टली एक एरिया में एक ही प्रोफेशन के लोग बसने लगे। यहाँ तक सब ठीक था, पर एक प्रॉब्लम होने लगी, कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन। फिर आया कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश राज, और यहाँ से काम की डेफिनेशन बदलने लगी। पहले काम आपका था, लेकिन अब आप किसी और के लिए काम करने लगे। आप एक सिस्टम का पार्ट बन गए जिसमें आपका काम बस सर्वाइवल का ही रह गया और साथ में ओबीडियंस को सुप्रीम मान के चलना। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही 9 to 5 का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया और धीरे धीरे भारत में फैक्ट्रीज और मिल्स के नंबर्स बढ़ने लगे। आज़ादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, पर पीछे छोड़ गए काम करने के तौर तरीके जो स्लेव कल्चर को प्रमोट करती थी। ब्रिटिशर्स ने सेल्फ असेसमेंट करके अपने वर्क कल्चर को तो बेटर कर लिया, पर हम आज भी उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगी, बड़े बड़े मिल्स और फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई, पर माइंडसेट वही रहा, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जितनी सैलरी दी जा रही है उसका 10x 20x कैसे वसूला जाए। .com बबल के बाद IT कंपनीज का बूम शुरू हो गया, लैविश ऑफिसेज, मॉडर्न दुनिया और अब स्टार्टअप का दौर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया, पर माइंडसेट वही था, कैसे एम्प्लॉय को निचोड़ा जाए। आखिरकार प्रॉफिट कैसे आएगा? एम्प्लॉयज़ को निचोड़ेंगे तभी तो हाई प्रॉफिट्स बनेंगे, जिससे रिच सुपर रिच बनेंगे और नीचे वाले लोग अपने डे टू डे नेसेसिटी को पूरा करने में ही लगे रहेंगे और बड़े एम्बिशंस की तरफ सोच भी ना पाए। ये स्टैट सुनिए। बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 2000 फैमिलीज के पास देश की 18% वेल्थ है। हाँ, आपने सही सुना, 18% नेशनल वेल्थ सिर्फ 2000 परिवारों के पास है और आम आदमी पॉपकॉर्न के 18% से 28% के GST के बीच में कंफ्यूज हो रहा है। वैसे शांतनु देशपांडे भी दूध के धुले नहीं हैं। एक लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने ही कहा था कि नए रिक्रूट्स को 4-5 साल तक दिन के 18 घंटे काम करने चाहिए। फिर क्या, आउटरीच और बैकलैश हुआ और उनको ये समझ आ गया कि अगर इंडियन एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो 99% एम्प्लॉयज़ अपनी नौकरी को उसी समय छोड़ देंगे। आखिर वेल्थ का एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? इंडिया में 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन ने बहुत कुछ बदला। हमें MNCs मिले, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन इनइक्वालिटी भी उसी स्पीड से बढ़ी। एक तरफ बिलियनियर बनने की स्टोरीज आई, सो कॉल्ड रैग्स टू रिचेस की कहानियाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक आम आदमी का सपना अब भी अपने बच्चों को एक डिसेंट स्कूल में भेजना था। ये प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं बनी। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से लेकर आज के न्यू लिबरल पॉलिसीज तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम एलाइट को फेवर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, ये सोशल और साइकोलॉजिकल डिवाइड भी क्रिएट करता है। एक और फैक्टर है कि आजकल हम स्ट्रेस को बैज ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस हमें
कूल बनाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। तो ये सब सही है, पर ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या आपके पास स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी है भी या नहीं। अभी रिसेंटली एल&टी के सीईओ से पूछा गया कि इतने बड़े एमएनसी होने के बावजूद ऐसा क्या है कि वो सैटरडे को भी अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं। एंड उनका जवाब ये था कि मुझे अफसोस है कि मैं उनसे संडे को काम नहीं करवा पा रहा। एम्प्लॉयज़ को वीक में 90 आवर्स काम करना चाहिए। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. सर, हमें नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़न है या नहीं, पर आम लोगों को तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। स्टार्टअप टाइकून और ओला के सीईओ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि सैटरडे एंड संडेज वेस्टर्न इंपोर्ट है। The younger generation today, I feel, wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. Because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in harmony. सर, ओला के कॉन्सेप्ट से लेकर ओला वर्ड भी वेस्टर्न इंपोर्ट ही है। भाविश अग्रवाल आगे कहते हैं कि वे दिन में 20 घंटे काम करते हैं। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. बहुत बढ़िया। यानी कि बचे हुए 4 घंटे में सोना, खाना, पीना, फैमिली टाइम, जिम और बाकी चीज़ें सब हो जाती हैं। सोचने वाली बात है। और चलो मान लिया कि आप करते भी हों, तो अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करके खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, पर इसे दूसरों पर क्यों थोपना। बाकियों को देखने दो मूवीज़, करने दो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके पैकेजेस करोड़ में हैं, उनके लिए तो फिर भी दिन के 15 घंटे काम करना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें अपने खाने पीने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। उनके डाइट के लिए अलग से लोग होते हैं। वो चाहे तो जिम से मीटिंग ज्वाइन कर लें, चाहे तो गोल्फ खेलते हुए कॉल्स ले लें। पर व्हाट अबाउट द पीपल अर्निंग बिलो 50K, 40K, 30K पर मंथ और लेस? उनके वेलबींग का क्या? आपके फ्यूचरिस्टिक गोल्स के चक्कर में वो अपनी पर्सनल लाइफ क्यों तबाह करें? ज़िंदगी सिर्फ काम करके ख़त्म करने के लिए नहीं है। हर किसी की अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ है। एल&टी की सैलरीज ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2014 में एल&टी के एम्प्लॉयज़ की मीडियन सैलरी थी 5 लाख। वहीं सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यम सर की सैलरी थी 13.26 करोड़। 10-11 साल के बाद आज एल&टी के एम्प्लॉयज़ की मीडियन सैलरी लगभग 10 लाख है एंड सीईओ सर की सैलरी है 51 करोड़। एवरेज एम्प्लॉयज़ की सैलरी ग्रोथ जहां अराउंड 7% की रही, वहीं सीईओ सर की सैलरी ग्रोथ 15% की रही। तो 90 घंटे काम करने की बात उनके लिए आसान है। रिसेंट में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 14 आवर वर्क डे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। आउटरीच के बाद उन्हें ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस ही क्यों की गई। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा आवर वर्क की ज़रूरत है तो एडिशनल हायरिंग कर लो, रादर देन एग्जिस्टिंग लोगों पर एडिशनल प्रेशर बिल्ड करने के। मेरा एक कलीग जानबूझकर एक डिस्पैच को सुबह से शाम तक टालता था। जब मैं कहता था कि भाई अब तो सब क्लियर है, डिस्पैच कर दो, फिर भी वो डिस्पैच में डिले करता था और पूछने पर कहता था कि भाई मुझे भी अपना काम दिखाना पड़ता है, अगर अभी कर दूंगा तो सामने लगेगा कि आई एम डन विथ माई वर्क और वो मुझे और काम दे देंगे। जब कंपनीज प्रोडक्टिविटी को ना देखकर वर्किंग आवर को देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होती ही रहेंगी। इसे कहते हैं फेस टाइम कल्चर। ये बहुत आम चीज़ है इंडिया में। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई तरीके हैं, सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग आवर्स काम करना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वर्किंग आवर्स कम होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लंबे वर्किंग आवर्स से छोटी छोटी चीज़ें भी इरिटेट करने लगती हैं। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती हैं पॉलिसी ड्रिवन और दूसरी होती है मैनेजमेंट ड्रिवन। जो कंपनीज मैनेजमेंट ड्रिवन होती हैं वहाँ एचआर के पास कोई अथॉरिटी होती ही नहीं है, और जब नहीं होती है कोई अथॉरिटी तो वो बस मैनेजमेंट के हाँ में हाँ मिलाने पे लगी रहती हैं। जॉइनिंग के टाइम एचआर अपने रिक्रूटमेंट टारगेट्स पूरे करने के लिए आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बताएंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि कंपनी तो काफ़ी एम्प्लॉय सेंट्रिक है, पर जैसे ही ज्वाइन करते हो समझ आता है कि यहाँ तो कुछ भी एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है। इसलिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले दो चीज़ें ज़रूर करना। कंपनी के पॉलिसीज़ को डिटेल में पढ़ना,
हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ज्वाइनिंग के वक्त कंपनी की पॉलिसीज़ को पढ़ते ही नहीं। हमारा पूरा ध्यान हमारे CTC एंड इन हैंड ब्रेकअप्स को समझने में ही लगा रहता है। अगर आपको कंपनीज़ के पॉलिसी के बारे में अच्छे से पता होगा तो आपको पता होगा कि आपके क्या राइट्स हैं और कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को लेकर क्या मोटिव है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वही मानना पड़ेगा जो मैनेजर या HR आपको बताएगा। ये सब बातें भी आपने सुना होगा, वी आर लाइक फैमिलीज, डोंट ट्रीट मी लाइक योर बॉस, ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, योर ब्रदर। इन चक्करों में भी नहीं पड़ना है। जो भी बात है रिटन में डॉक्यूमेंटेड रहनी चाहिए। और दूसरा, जो भी तुम्हारे मैनेजर बनने वाले हैं उनका रिव्यू पता करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर ही आपके टीम का कल्चर डिफाइन करते हैं। एक बात याद रखें, जितनी ज़रूरत आपको जॉब की है उतनी ही ज़रूरत कंपनी को आपकी। कंपनी इसलिए आपको 10,000 की तनख्वाह दे पाती है क्योंकि वो आपसे 1 लाख का काम भी करवा रही है। आखिर कोई अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा। मार्जिन है, प्रॉफिट है तो सैलरी है, एम्प्लॉयज़ है, बिजनेस है। वेल्थ का असली डिस्ट्रीब्यूशन तब नहीं होगा जब L&T जैसी कंपनीज हर साल अपने टारगेट्स को डबल अचीव कर ले, बल्कि तब होगा जब 10,000 छोटी छोटी L&Ts खुल जाएं। तभी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और वर्क लाइफ बैलेंस भी। अब बात करते हैं जॉब में ग्रोथ की। कैसे मिलती है असली ग्रोथ? हमारे देश में एक बात बचपन से सिखाई जाती है, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एक ही तरह का काम रिपीट करते हो, नो डाउट आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, पर उससे होना कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस तो कवर हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट वहीं ज़ीरो ही रहेगा। ट्रेडमिल जैसा भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा पैसा और बड़ी पोजीशन। ज़्यादा पैसा या बड़ी पोजीशन तभी मिलेगी जब आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट बनो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सको। पर यहाँ तो बस लोगों को क्लर्क बनाना ही सबका मकसद है। वर्किंग आवर्स में काम कीजिए और नॉन वर्किंग आवर्स में भी काम कीजिए। नॉन वर्किंग आवर्स में अपनी पर्सनल ग्रोथ की प्लानिंग करें। वैसे तो आपके एम्प्लॉयर्स को ही इन सब के बारे में सोचना चाहिए, पर वो तो सोचेंगे नहीं, तो आप ही सोचिए। रिलायंस जैसी कंपनीज कई कोर्सेज एंड लीडरशिप प्रोग्राम्स चलाती हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ के लैंडस्केप्स दिखते रहें। समझ आ गया कि एक्स्ट्रा आवर्स वर्क और अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स और डेडलाइन से स्ट्रेस आता है। बट क्यों ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए अग्री करते हैं? इन टुडेज़ वर्ल्ड क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है, तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दुनिया भर की बाइंग हम कर लेते हैं और फिर उनके रीपेमेंट करने का प्रेशर हमें मजबूर करती हैं कि हम जॉब पे किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी ना आने दें, चाहे वर्क इन्वायरमेंट कैसा भी हो। क्रेडिट ट्रैप में मत फंसना। थोड़ा कम कमाओ तो भी चलेगा, प्रमोशन 2% कम हो तो भी चलेगा, बट आपको कुछ हो गया तो फैमिली का घर कैसे चलेगा? अपने हक के लीव्स, वर्किंग आवर्स के बाद काम ना करने की बात को खुल के सामने रखो। कोई आपसे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा आवर काम नहीं करवा सकता। बस आपको इतना इंश्योर करना होगा कि वर्किंग आवर्स में आप फुल डेडिकेशन के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते रहो। अगर आप अपने एंड पे निश्चिंत हो तो फिर आपको खुल के अपने हक की बात करनी चाहिए। कभी कभी एक्स्ट्रा आवर वर्क कंपनी के वेलबींग के लिए करना ही चाहिए, पर मेक श्योर कि ये रूटीन ना बन जाए। और अगर टीम में हेल्दी इन्वायरमेंट हो तो फिर ये तो आपके ऊपर है, आप कितना सपोर्ट दे पाओगे सबको ताकि कल्चर अच्छा बना रहे। लोअर लेवल पे तो लोग डरते हैं कंप्लेंट तक करने से। अगर आपने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो आपसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लेने की कोशिश करेंगे। जब एम्प्लॉयज़ के साथ बदसलूकी होती है तो वो किसी से कह भी नहीं पाते। किसी को कहेंगे तो लोग लूज़र समझेंगे, ये समझेंगे कि वर्क प्रेशर नहीं संभाल पाया। लिंक्डइन पे लिखने से बचेंगे ताकि लोग उनके बारे में गलत ना सोचें, दूसरे रिक्रूटर्स कहीं किनारा ना कर ले। डिजिटल अरेस्ट से भी बदतर बिहेवियर होता है। कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती डिस्कशन रूम में बिठा के प्रेशराइज किया जाता है कंप्लेंट वापस लेने के लिए। धमकियां दी जाती हैं, बॉन्ड एंड एग्रीमेंट के बहाने डराया धमकाया जाता है। ऐसे कोई सिचुएशन हो तो भी बिल्कुल ना डरें। ऐसे केसेस में कंपनीज मैक्सिमम आपसे उतना ही ले सकती हैं जितना कि उन्होंने आपके ट्रेनिंग के लिए खर्च किया है, वो भी असेसमेंट करने के बाद कि कंपनी को आपकी वजह से कितना फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर केसेस में ये अमाउंट ज़ीरो हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई बॉन्ड साइन कर रखा हो तो सिंपली कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं सहनी है। ऑल्सो अगर किसी जॉब में आपसे ब्लैंक चेक साइन करवाया गया हो तो भी डरने की बात नहीं है।
चेक इशू करने के 1 मंथ के अंदर ही आप बैंक को इन्फॉर्म करके वो चेक कैंसिल करवा सकते हो। बस चेक नंबर याद रखना। ऐसे बॉन्ड्स या चेक साइन करवाना कुछ कंपनीज की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनका वर्क कल्चर और वर्क एथिक ऐसा होता है कि उन्हें पता है लोग टिकेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। सो वो ये सारी रिटेंशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं टू प्रिवेंट एम्प्लॉय एट्रिशन। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए, पर आप उठाते ही नहीं हो, क्योंकि आवाज़ उठाने की हिम्मत होना भी एक प्रिविलेज है और ये प्रिविलेज सबके पास नहीं होती। अगर आपका इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तब तो आप आराम से अपने साथ हो रहे किसी भी गलत एक्टिविटी के बारे में शिकायत कर सकते हो। लेकिन अगर ये प्रिविलेज नहीं है, तो ये डर बना रहेगा कि कहीं मेरे शिकायत करने की वजह से मुझे जॉब से निकाल ना दें, मेरे प्रमोशन पे असर ना आ जाए। इस प्रिविलेज को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से डिसिप्लिन और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपको एटलीस्ट इस बात की फिक्र नहीं होगी कि आपके आवाज़ उठाने से आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपके पास स्किल है तो देर सवेर आपको दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी और तब तक के लिए जो फ्यूल चाहिए वो मिल जाएगा आपको आपके इमरजेंसी फंड से। इमरजेंसी फंड्स के बेसिक इस वीडियो में कवर हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम असल में टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करती हैं, जब वो बस रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती हैं और ये भूल जाती हैं कि अगर कोई इनऑर्गेनिक नंबर्स अचीव हो गए हैं तो कुछ तो है जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। लेट्स से किसी कंपनी के एमडी ने अपने किसी टीम को 20 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट दिया। सीनियर मैनेजमेंट ने उसी टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया। देन मिडिल मैनेजमेंट ने टारगेट को थोड़ा और बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया। टारगेट हो गया डबल और स्ट्रेस भी डबल। इसे कहते हैं ट्रिपल डाउन थ्योरी। अगर अपर मैनेजमेंट अच्छे होंगे तो उन्हें परवाह होगी अपने एम्प्लॉयज़ की, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ज़रूर कुछ फिशी है। आखिरकार जो कंपनीज चला रहे हैं उन्हें भी पता है कि कितने लोग मिलके कितना काम कर सकते हैं। पर यहाँ उल्टा होता है, एमडी अप्रिशिएट करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को उम्मीद से कहीं ज़्यादा रिजल्ट के लिए। नीचे के एम्प्लॉयज़ की कोई सोचता ही नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन यही है कि टॉक्सिक मैनेजर्स खुद से ये एक्सेप्ट कर लें कि वो टॉक्सिक हैं, खुद में सुधार करके वो पूरी टीम को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने एम्प्लॉयज़ को दोस्त बनाना है, उन्हें एम्पथाइज करना है। इतने से ही एम्प्लॉयज़ के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। सिर्फ एक टेन्योर का फ़र्क है। अगर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर हुआ है तो आगे कोशिश करें कि आप किसी के साथ ना करें। जैसा कल्चर आप सेट करेंगे लोग वही फॉलो करेंगे, आगे कल्चर वैसा ही बनता जाएगा। आखिर टीम को मैनेज करना एक आर्ट है। कुछ मैनेजर्स रूडनेस के साथ काम करना चाहते हैं और कुछ सॉफ्टनेस के साथ। पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। पर जो उन्होंने अपने मैनेजर से सीखा होता है, जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें आई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे टीम को मैनेज करते हैं। ये कुछ परवरिश जैसा है, जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही बनोगे। तो आप एटलीस्ट आगे ऐसा करने से बचें। आपके हाथ में ही बेटर फ्यूचर डिज़ाइन करना है। अगर आप उन ड्रीम मैनेजर्स में शामिल हो जिनके साथ सब काम करना चाहते हैं और आपके पैरेलल लाइन में कुछ टॉक्सिक मैनेजर्स हैं, तो आप एज अ फ्रेंड उन्हें अच्छा बनने में ग्रूम करें। आखिरकार यू आर अ फैमिली, एक दूसरे को बेहतर बनाएंगे तभी तो एक बेहतर कल बनेगा। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि लर्न हाउ टू से नो, कीप कम्युनिकेशन क्लियर। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड पोलाइटली अपने लिमिट्स कन्वे कर लीजिए, ताकि उन्हें पता हो कि आपके दायरे क्या हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि इससे कितना काम करवाया जा सकता है। पर अगेन ऐसा ना हो कि खुद के दायरे मेंटेन करने के चक्कर में आप दूसरे का काम मुश्किल कर दें और आपका कलीग परेशान हो जाए। कुछ लोग आपके काम को जानबूझकर रोकेंगे और आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी पैरवी करो, उनको इज्जत दो, तभी वो आपके काम को प्रायोरिटी पे रखेंगे, भले ही वो आपसे कैसे भी बिहेव करें। ऐसे लोगों से उलझने की बजाय दूसरे रास्ते निकालिए। बहस करके आपका मेंटल हेल्थ ही खराब होगा, क्योंकि वो तो हैबिचुएट हैं इन चीज़ों के लिए। पर आप क्यों फिजूल में हेडेक लोगे? सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करने की आदत डाल लो, क्योंकि कब आपके मैनेजर या कलीग ने क्या कहा वो शायद याद नहीं रखेंगे, पर आपको उन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सको। इश्यूज़ को रिपोर्ट करो अपने हायर मैनेजमेंट में।
बट पहले ये चेक कर लेना कि हायर मैनेजमेंट अच्छी हैं, उन्हें वैल्यूज़ की फिक्र है या नहीं। प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरे रखो। अगर आपके टीम में आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही हो तो क्रॉस फंक्शनल टीम में कोई होगा जिससे आपकी वाइब मैच हो जाए। कम से कम सर्वाइवल इजी हो जाएगा आपका। जिनकी भी वजह से आपका वर्क एनवायरनमेंट खराब होता है उन्हें कोई सही मौका देकर एम्पैथाइज करना। कुछ बात होगी जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। एम्पैथाइज करने से शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। एंड फाइनली, अगर फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा हो तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ रुकना है या यहाँ से निकलना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी किसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो चुप ना रहो। घर में, दोस्तों से, अपने लोगों से प्रॉब्लम्स को शेयर करो, अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढो। कमेंट करके बताओ कि आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए पास्ट में जिससे कि आपकी लाइफ या आपके किसी नोन की लाइफ बेटर हुई हो, जिससे कि हम और हमारे व्यूअर्स सीख सके हाउ टू टेकल दीज सिचुएशंस। अगर आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि लोग उन कंपनीज को ज्वाइन करने से बचें। अगर आप अभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी आप इन सिचुएशन के बारे में लिखो। अगर आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि लोग उन कंपनीज को ज्वाइन करने से बचें। अगर आप अभी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो भी लिखें। अगर आप ऐसे ही किसी सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी लिखें। हम HR डोमेन के एक्सपर्ट से डिस्कस करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहते तो ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे। एंड ऑफ दिस वीडियो बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप एक लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव हों, सीनियर मैनेजर हों, किसी स्टार्टअप के फाउंडर हों या फिर CEO या MD, सिर्फ जॉब ही लाइफ नहीं है। जॉब के परे भी एक ज़िंदगी है। हर इंसान जो भी धरती पे मौजूद है उसे अपनी पर्सनल ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। नौकरी बस उस प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए होती है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने। जो लोग कहते हैं कि जॉब में दोस्ती नहीं मिल सकती, खुल के दोस्त बनाओ। और जॉब के बाहर भी एक दुनिया है, अपने रिलेशनशिप को वहां तक लेके जाओ। सबसे बड़ा कर्म है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। जब एक एक इंसान अंदर से खुश रहना शुरू कर देगा तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देश सोने की चिड़िया बन जाएगी, चाहे हमारी GDP नंबर 1 रहे या नंबर 10। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। ऐसे ही सीरियस सोशल इश्यूज़ पे आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियोस से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि हम भी अपने काम को और बेटर कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको इन इश्यूज़ पे हेल्प करना। आप मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।